हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बृहस्पति कोचिंग में स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं, है ना, क्लास 11 जीव विज्ञान अध्याय दूसरा चल रहा है हमारा, जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि इससे पहले हमने क्या पढ़ रखा है। तो इससे पहले हम लोगों ने मोनेरा का वर्गीकरण देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया देखा था। हमने आर्की बैक्टीरिया पढ़ रखा है पिछले वीडियोस में। ठीक है, अब अभी जो वीडियो है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ रखा है। ठीक है, तो अभी आज जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, हमने देख लिया है कि बैक्टीरिया की खोज कब और किसने की थी और उसकी संरचना क्या होती है। ठीक है, और बैक्टीरिया से हानि और क्या लाभ हो सकते हैं हमने देखा था। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि हम लोग इस वीडियो में अब क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर यू बैक्टीरिया में। अब जीवाणु हमारा कंप्लीट हो गया है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। और अब हम पढ़ेंगे इसके बाद एक नया टॉपिक है। जैसा कि हमने बताया था कि हम लोग बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया लिखा हुआ है। इसी को नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। नील हरित शैवाल एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। अभी अगर देखिए, आप लोग अगर आईआईटी नीट की तैयारी कर रहे हैं ना, उसमें भी ये सब क्वेश्चन आते हैं, बीएससी में भी आते हैं, यही सब क्वेश्चन होते हैं। हालांकि वहां पर थोड़ा सा विस्तार से होता है। और अगर आप 11वीं में हैं तो उसके लिए तो पूरा सिलेबस है। ठीक है, मतलब पढ़ने के लिए इसमें पर्याप्त चीजें, आपको इतनी चीजें कम से कम आनी चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के क्या लक्षण होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं, इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं, कि जान लीजिए, है ना, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। देखिए परिचय में क्या है कि ये सरल पादप है, लिख देते हैं, ये सरल पादप है। अब इतना पता लग गया हो, सरल पादप है मतलब कि ये सरल पादप है। इसका मतलब ये है कि ये सरल पादप मतलब क्या होता है, पौधे, प्लांट। तो ये जैसे कि प्लांट देखते हैं, काफी जटिल संरचनाएं होती हैं इनमें, है ना। आप अगर उसका आंतरिक अध्ययन करेंगे तो जाइलम, फ्लोएम, है ना, कैम्बियम, कई सारी चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन ये सरल पादप है, बिल्कुल सरल होते हैं। सरल का मतलब ये है कि आसानी से आप इनका अध्ययन कर सकते हो, उतना ज्यादा इनमें जटिलता नहीं होती। ठीक है, और एक कोष की होते हैं, ये एक कोष की सरल पादप होते हैं। आप लोगों ने देखिए बैक्टीरिया का नाम सुना है, ये नाम आपको लग रहा होगा कि ये मैच कर रहा है बैक्टीरिया से, है ना। तो अभी हम आपको बता देते हैं कि बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, जो साइनोबैक्टीरिया सबसे प्रमुख अंतर है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो परपोषी होते हैं। ठीक है, रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये स्वपोषी होते हैं। एक अंतर समझ में आ गया ना, कि वो परपोषी होते हैं, ये स्वपोषी होते हैं। बहुत कम चांसेस में होते हैं कि ये नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, दूसरा, और उसके बाद अगर हम लक्षणों की बात करें, ठीक है, तो जनन में भी अंतर होता है। बैक्टीरिया में जो जनन होता है वो कायिक और अलैंगिक होता है। कहीं कहीं पर लैंगिक जनन भी देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम साइनोबैक्टीरिया में बात करेंगे कि इनमें किस प्रकार का जनन मिलता है, तो इनमें लैंगिक जनन बिल्कुल नहीं पाया जाता। ठीक है, लैंगिक जनन का सर्वथा अभाव होता है, तो कायिक या अलैंगिक जनन पाया जाता है प्रमुख रूप से। तो ये कुछ अंतर हमने दो अंतर बता दिए बैक्टीरिया में और साइनोबैक्टीरिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों एक ही ग्रुप से हैं, है ना, यू बैक्टीरिया में ही रखे गए हैं, तो कुछ समानताएं भी होती हैं, बाकी लगभग समानताएं भी मिलेंगी। तो परिचय में अभी आपने ये जान लिया ना कि ऐसा एक कोष के होते हैं, सरल पादप होते हैं। अच्छा, इन्हें साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं? ठीक है, साइनोबैक्टीरिया क्यों कहते हैं?
क्वेश्चन आता है, मन में आता है कि साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इनको साइनोबैक्टीरिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके लक्षण जो होते हैं वो बैक्टीरिया से मिल रहे होते हैं। जो शारीरिक संरचना होती है, कोशिकीय संरचना होती है, वो काफी हद तक किससे मिलती है, बैक्टीरिया से मिलती है। तो इसके कारण इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। समझ में आया ना क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके अब लक्षण मिलते हैं किससे, बैक्टीरिया से, है ना। तो इसी कारण इनको साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे गांव में होता है ना कि कोई किसी की एक्टिंग कर लेता है। मान लीजिए कि गोविंदा की एक्टिंग एक लड़का कर पा रहा है, मान लीजिए धीरज, है ना, वो कर पा रहा, कर लेता है, तो बोलेंगे धीरज को धीरज कम ही लोग बोलेंगे, फिर गांव में उसको गोविंदा ही बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। या गोविंदा का हमशक्ल अगर चेहरा मिल रहा होता है, हाँ ये सब सही भी रहेगा, हमशक्ल बोलते हैं ना, हमशक्ल जब मिल रहे होते हैं, चेहरे लगभग मिल रहे होते हैं, तब उसी को क्या बोलते हैं, हमशक्ल। तो यहाँ पर हमशक्ल है, मतलब लगभग लगभग मिल रहे हैं, तो नाम इनका देख लीजिए, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ गया होगा ना, साइनोबैक्टीरिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके लक्षण या फिर, हाँ लक्षण आप समझते हैं, इनके लक्षण और कोशिकीय संरचनाएं जो होती हैं बैक्टीरिया से मिलती हैं, इसी कारण इनको क्या कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया। समझ में आ गया। दूसरी बात, इन्हें नील हरित शैवाल क्यों कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी इंग्लिश में बोलते हैं, है ना। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक नीला हरित नाम नहीं आ रहा, नीली हरित वर्णक या नीला हरित वर्णक पाया जाता है। ठीक है, फाइकोसाइनिन, क्या बोलते हैं, फाइकोसाइनिन, समझ में आ गया, फाइकोसाइनिन पाया जाता है। ये नील हरित वर्णक होता है, मतलब नीला और हरा मिक्स होते हैं दोनों रंग, ठीक है, वर्णक मिक्स होते हैं इसके कारण, और ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, इस कारण साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। आगे समझ लेना किसके कारण कहा जाता है, फाइकोसाइनिन के कारण। तो अब आपने इतना जान लिया कि जो परिचय में, अब आपने इतना देख लिया कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो सरल और एक कोशिकीय पादप होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, इन्हें नील हरित शैवाल भी कहा जाता है क्योंकि इनमें नीली हरित वर्णक फाइकोसाइनिन होता है। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं ना, तो फाइकोसाइनिन होता है, इस कारण इनको नीली हरित शैवाल कहा जाता है। और ये साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये काफी ज्यादा समानताएं प्रदर्शित करते हैं बैक्टीरिया से, इस कारण इनको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया और नीली हरित शैवाल, ये परिचय हमने देख लिया है। ठीक है, तो अभी हम परिचय के बाद इसका अगला देखते हैं, लक्षण। तो चलिए दोस्तों, अभी अब हम लोग देखते हैं लक्षण। ठीक है, लक्षण हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है, ये सब टाइम बचाने के लिए हो रहा है, पहले से लिख रखा है। तो लक्षण में क्या होते हैं, अभी हमने देख लिया ना कि साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, परिचय हमने देख लिया। तो अभी लक्षण देखते हैं। लक्षण में देखिए, नंबर 1 है, इनमें क्लोरोफिल अल्फा, बीटा कैरोटीन तथा लुटीन आदि पाए जाते हैं। मतलब ये क्लोरोफिल, जैसे जो हरित लवक होता है ना, वो हरित लवक कई प्रकार के होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं ना कि कई प्रकार के होते हैं। तो इनमें कई प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं, सीधा सीधा शब्द में हरित लवक, साइनोबैक्टीरिया में कई प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए भी पढ़ सकते हैं, अल्फा भी, हालांकि हमने लिखा अल्फा है, ए भी कहीं कहीं पर लिखा होता है, बी लिखा होता है। तो क्लोरोफिल अल्फा, क्लोरोफिल बीटा, कैरोटीन, लुटीन इत्यादि वर्णक इसमें पाए जाते हैं, क्लोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। कैसी कोशिकाएं होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। जैसे कि हमने देखा था ना कि जो ऐसी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कैसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, मतलब कि साइनोबैक्टीरिया में भी जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक कला नहीं पाई जाती। ठीक है, केंद्रक कला जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया है, इसको कई बार बताया गया है ना, कि जो देखिए जो केंद्रक होता है झिल्ली में पैक होता है। ठीक है, तो अगर पैक होता है, झिल्ली के अंदर होता है, तब उसको यू बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर यूकैरियोटिक बोलते हैं। अगर पैक नहीं होता है तब प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं, इनमें लवक नहीं पाए जाते। ठीक है, इसमें लवक
नहीं पाए जाते, किंतु थैलेकॉइड पूरी कोशिका द्रव में फैले होते हैं। ठीक है, लवक नहीं पाए जाते हैं, मतलब प्लास्टिड इंग्लिश में बोलते हैं ना। लवक 3 तरीके के होते हैं, अवर्णी लवक, हरित लवक, वर्णी लवक। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं, तो ये सब इसमें नहीं पाए जाते। इसमें केवल जो थैलेकॉइड होती है ये प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती है। ठीक है, तो केवल थैलेकॉइड होती हैं ये। हम लोग थैलेकॉइड क्या होते हैं इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे कोशिका की संरचना एवं कार्य में। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर आप इतना जानिए कि ये थैलेकॉइड है जो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे कोशिका द्रव में फैली होती है, मतलब कि मान लीजिए ये कोशिका है, तो इसमें इस तरीके से ये पूरे कोशिका द्रव में कई सारी होती हैं, फैली होती है, एक से अधिक होती है। ठीक है, ये फैली होती है, तो ये समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद है इनमें अलैंगिक एवं कायिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। यहाँ पे देखिए इनमें अलैंगिक एवं कायिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। सीधा सीधा लिखा है ना कि इसमें मतलब साइनोबैक्टीरियम में कौन सा जनन नहीं पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता। तो कौन सा जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन एवं कायिक जनन प्रमुख रूप से पाया जाता है। ठीक है, जनन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में पूछे तो आप बता सकते हैं। ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब क्या होता है, वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। तो उन्हीं प्रकारों में होते हैं ये, मतलब स्वपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब पृथ्वी प्रारंभ में बनी थी, निर्माण हुआ था, उसके बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, तो धीरे धीरे जब साइनोबैक्टीरिया विकसित हुए, साइनोबैक्टीरिया जब पृथ्वी पर आए, तब इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की सैकड़ों वर्षों तक। तो इसके कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन बन पाई। समझ रहे हो, तो बहुत बड़ा योगदान है इन जीवों का हमारे विकास में और इस पृथ्वी के जीवमंडल के विकास में। समझ रहे हैं आप, क्योंकि जब सबसे शुरुआत में पादप पाए गए, जो सबसे प्रथम पादप हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे प्रथम पादप हैं और बहुत पुराने हैं। इन्हीं की वजह से ये जो यहाँ पर पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी, इन्हीं की वजह से इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया सैकड़ों करोड़ों वर्षों तक। ठीक है, तो ऑक्सीजन बनाते गए धीरे धीरे, तब यहाँ पर जाकर के ऑक्सीजन बन पाया। ठीक है, अब हम लोग उसमें रह पा रहे हैं, तो मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, है ना। और फिर भी ये स्वपोषी होते, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपस में म्यूसिलेज द्वारा जुड़कर तंतु का निर्माण करते हैं। देखिए इनमें जो छोटी छोटी कोशिकाएं होती है ना, मान लीजिए ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ठीक है, ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका है, ये लो एक और, ये कोशिका है, एक और कोशिका है। ठीक, बना देते कैसा है। तो ये क्या करते हैं, मान लीजिए ये इसकी कोशिकाएं हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो ये म्यूसिलेज, ये एक परत पाई जाती है म्यूसिलेज, इसको बोलते हैं म्यूसिलेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, म्यूसिलेज है। तो म्यूसिलेज द्वारा जुड़कर तंतु का निर्माण करती है। ये तंतु का देख रहे हैं आप, धागे जैसी संरचना बन गई, तो उसी का निर्माण करते हैं। किससे जुड़कर, म्यूसिलेज से जुड़कर, क्योंकि एक कोशिका होते हैं, छोटे होते हैं, बार बार जुड़ करके जुड़ती किससे है, म्यूसिलेज से। ठीक है, आप कैसे इसको एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कैसे समझे इसको समझने के लिए देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि गिलास की जो शादी विवाह में आते हैं, देखते हैं ना, गिलास पैकेट में पैक होते हैं, तो वो किसकी वजह से जुड़े रहते हैं। अगर मान लीजिए कि उनको उस पर से जो पन्नी होती है हटा दिया जाए तो खुल जाएंगे वो, है कि नहीं। मतलब ये जो म्यूसिलेज होता है ना, इनको बांध के रखता है, म्यूसिलेज द्वारा ये आपस में जुड़े रहते, चिपके रहते। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है कुछ साइनोबैक्टीरिया हेटेरोसिस्ट बनाती हैं, जो कि फूली हुई तथा मोटी गलत लिख दिया हमने, तथा मोटी भित्तियुक्त संरचना होती है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो हेटेरोसिस्ट ये कहीं कहीं पर इस तरीके से फूल, मान लीजिए कि ये फूल गई एक कोशिका, और ये खास करके इसको मैं फिर से बना देता हूँ। ठीक है, ये तो मान लीजिए ये उदाहरण के लिए ये
हेटेरोसिस्ट है, ये थोड़ी मोटी होती है, मोटी भित्ति युक्त संरचना होती है, ठीक है। जैसे आप खजूर देखे ना, खजूर का बीज देखे होंगे, बीज में कैसे होता है, उस तरीके की होती है, ठीक है। थोड़ी मोटी होती है, भित्ति युक्त होती है, मतलब कई सारी परतें उसमें पाई जाती हैं, स्तर होते हैं, तो इसी को हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ये हेटेरोसिस्ट होता है, ठीक। तो ये हेटेरोसिस्ट का कार्य क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का मतलब है कि जो वातावरण में नाइट्रोजन पाई जाती है उसको नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित कर देती है, ठीक है। तो ये साइनोबैक्टीरिया का कार्य है। समझ में आया ना, वातावरण देखिए नाइट्रोजन है, पौधे उसको सीधा तो ले नहीं सकते हैं। आप उदाहरण के लिए समझे, मान लीजिए कि आप हमें जो पौधे हैं वातावरण में नाइट्रोजन है, नहीं ले सकते, उनमें खाद डालना, यूरिया डालना पड़ता है ना। लेकिन अगर उसी को जो वातावरण में नाइट्रोजन है, अगर इनको डाल दिया जाए मान लीजिए खेत में, ठीक है, तो ये वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल देते हैं। मतलब नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या इस तरीके से किसी न किसी यौगिक, जैसे कि यूरिया क्या है, यूरिया भी नाइट्रोजन का एक यौगिक है कि नहीं, नाइट्रोजन का एक यौगिक है। तो उस यौगिक को फिर पौधे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं अपने जड़ों द्वारा, ठीक है। तो आपको यहाँ से लक्षण समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम इनका देखेंगे, लक्षण के बाद हम क्या देख लेते हैं, इनका प्राकृतिक एवं आवास, ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्राकृतिक एवं आवास, मतलब कि ये प्रकृति में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर मिलते हैं या कहाँ रहते हैं। देखिए पहला देखिए दिया लवणीय जल में। लवणीय जल का मतलब होता है ऐसा जल जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। जैसे समुद्र का जल, तो उसमें समुद्र के जल में हमने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, एक मिनट इसको सही कर देते हैं। यहाँ पे लवणीय जल होना चाहिए था, यहाँ पर अलवणीय जल, ठीक है। तो सबसे पहले अलवणीय जल देखते हैं। मतलब ये एक तरीके से मीठा जल होता है जो तालाब में, पोखर में, नदी नालों में मिलता है, तो उस जल को बोलते हैं अलवणीय जल, ठीक है। अलवणीय जल सब क्लियर हो गया। अब उसमें जल में पाए जाते हैं, मतलब ये नास्टा केना बिना कुछ ऐसे साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि अलवणीय जल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये सब नाम है, ये साइनोबैक्टीरिया के नाम है, ठीक है। ये कई सारे होते हैं ना, तो उन्हीं में से एक नाम है। अलवणीय जल का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो अलवणीय जल में पाए जाते हैं। माफ कीजिएगा, हम लवणीय जल पढ़ रहे हैं, ठीक है। लवणीय जल का मतलब है कि ऐसे बैक्टीरिया जो लवण युक्त जल में पाए जाते हैं। जैसे समुद्र का पानी जो होता है वो लवण युक्त होता है, ठीक है। उसमें कई प्रकार के लवण मिले होते हैं, नमक जैसे, है ना। तो इस प्रकार कुछ वो कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं जो लवणीय जल में पाए जाते हैं, तो आपको ये नाम बताना है, ग्लियोकैक्सा, ट्राइकोडेस्मियम, ठीक है। आपको एक और जानकारी देते चलता हूं कि यहाँ पर ये जो ट्राइकोडेस्मियम है, इसके कारण आपने लाल सागर का नाम सुना होगा, है ना। तो लाल सागर का रंग लाल इसी के कारण होता है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण, क्योंकि ये काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है और जल की ऊपरी सतह पर ही तो रहता है। तो चूंकि इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है, इसके कारण ज्यादा अधिकता हो जाती है, तो इसी के कारण लाल सागर का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा ना। ट्राइकोडेस्मियम कहाँ पाया जाता है, लाल सागर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। और लाल सागर का रंग किसके कारण लाल होता है, ट्राइकोडेस्मियम के कारण। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी नॉलेज के बेस पर भी, तो ये समझ में आ गया होगा। भूमि जैसे जमीन पर आप देखते हैं कहीं पर काई जमी होती है ना, वो भी एक तरीके की अगर आप देखेंगे तो वो भी साइनोबैक्टीरिया होती है, ठीक है। कई प्रकार के होते हैं, जैसे नास्टक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। आपने एक चीज देखा होगा, कहीं जब बरसात ज्यादा या लंबे समय तक होती है, कहीं पर जल भरा होता है या नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो वहां पर भूमि में फिसलन आ जाती है, ठीक है।
फिसलन होती है, मतलब आप पैर रखेंगे तो हो सकता है स्लिप करके आप गिर पड़े या गिर सकते हैं, है ना। तो वो इसके कारण होता है, ऑसिलेटोरिया के कारण। मतलब भूमि में जो फिसलन का कारण होता है वो क्या होता है, ऑसिलेटोरिया। समझ में आ गया ना, भूमि पर फिसलन का कारण ऑसिलेटोरिया। अंतःपादप, अंतःपादप का मतलब है कि कई पौधों के अंदर भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से साइनोबैक्टीरिया हैं, नास्टक, एनाबिना प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। उसके बाद है बर्फ पर, यहां पर ये बर्फ लिखना चाहिए था, कुछ और ही लिख दिया। बर्फ पर जैसे माइक्रोकोलियस और साइजोथ्रिक्स, ये कुछ साइनोबैक्टीरिया हैं जो कि कहां पर पाए जाते हैं, बर्फ पर पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आया ना। इसमें देखिए ये मतलब कि आप देख रहे होंगे कि ये वहां पर पाए जाएंगे जहां पर जल होता है, नमी होती है, ये वहीं पर पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडा स्थान हो, कई बार तो ये गर्म स्थानों पर भी मिलते हैं। मतलब इनको नमी चाहिए ज्यादातर ये उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर नमी होती है, जल होता है। तो ये इनका प्राकृतिक आवास हो गया, ठीक है। अब हम इनके बात कर लेते हैं कि इनसे क्या हमें फायदे और क्या नुकसान होते हैं, ठीक है। आर्थिक महत्व की बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो चलिए अभी उसको देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी देख लेते हैं हम इनका आर्थिक महत्व क्या होता है, किस तरीके से हमारे लिए ये उपयोगी होते हैं। नंबर 1 है ऑक्सीजन का निर्माण। जैसा कि हमने बताया था ये प्रथम पादप थे जिन्होंने पृथ्वी को अनाक्सीकारी से आक्सीकारी बनाया, मतलब कि ऑक्सीजन का निर्माण किया पृथ्वी पर, और अभी भी ये कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। दूसरा है भोजन के रूप में, क्योंकि देखिए इसमें कई सारे ऐसे साइनोबैक्टीरिया होते हैं जिनमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, है ना, और विटामिन मिलती हैं, तो उनका उपयोग किया जाता है भोजन के रूप में। जैसे एक साइनोबैक्टीरिया है स्पाइरुलिना, ठीक है। स्पाइरुलिना, इसमें काफी मात्रा में आपको, जो लोग जिम जाते हैं ना वो लोग भी इसका यूज करते हैं, मतलब प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा होता है स्पाइरुलिना। इसके पाउडर्स भी आते हैं, पाउडर फॉर्म में भी आता है, मतलब कैप्सूल्स और टैबलेट कैप्सूल्स आती हैं, कैप्सूल्स भी आती हैं इसकी, ठीक है। तो ये काफी एक तरीके से एनर्जी देती है, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सब कुछ होता है। तो भोजन के रूप में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, जैसा कि हमने बताया था या फिर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम होते हैं, मतलब कि वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदल सकते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी करते हैं। इसमें प्रमुख रूप से नास्टक एनाबिना का यूज किया जाता है सर, ये सबसे प्रमुख है नास्टक एनाबिना। आप साइनोबैक्टीरिया पढ़ेंगे तो आपको नास्टक एनाबिना नहीं बोलना, ये हर जगह पर काम देते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में करने वाले 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम बताएंगे तो नास्टक एनाबिना, समझ में आ गया। ये क्या करते हैं, इसीलिए इन सब का यूज जो किसान लोग होते हैं वो लोग भी इनका यूज करते हैं, खेतों में डालते हैं, ठीक है। थोड़ी देर में कहो पूरे खेत में फैल जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में बदलेंगे, जिससे पौधों को पोषण प्राप्त होता है, ठीक है। चारे के रूप में देखिए, जो मछली होती है, मछलियां चूंकि ये जल में पाए जाते हैं तो ये मछली का प्रमुख चारा होती है, मछली, घोंघा, ठीक है, और अन्य जलीय जंतु, अन्य जलीय जंतु, अन्य जलीय जंतु, ठीक है। तो ये चारा होते हैं, ठीक है। हालांकि इनसे हमें कुछ नुकसान भी होते हैं, वो भी हम इसी में और ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, मतलब बता करके हम बता दे रहे हैं आपको क्या नुकसान होते हैं। देखिए पहला नुकसान ये होता है कि ये कई बार जब इनकी संख्या नास्टक एनाबिना, ठीक है, इत्यादि जो साइनोबैक्टीरिया, कभी कभी जब इनकी जो जल में मात्रा अधिक हो जाती है तो ये ऊपर ऊपर घेर लेते हैं ना, तो जिससे जल में जो नीचे जीव रहते हैं उनको, जल में रहने वाले जीवों को ऑक्सीजन की कमी पड़ने लगती तो वो मर जाते हैं, ठीक है। तो ये नुकसान हो गया। मतलब कि ये वाटर ब्लूम भी बनाते हैं, इसको वाटर ब्लूम बोलते हैं, वाटर ब्लूम, ठीक है, ये वाटर ब्लूम बनाते हैं। ये नुकसान है साइनोबैक्टीरिया के, साइड इफेक्ट है कि ये वाटर ब्लूम बनाते हैं, क्योंकि मान लीजिए तो क्योंकि ऑक्सीजन फिर नहीं जा पाती पानी में, तो पानी में रहने वाले जो जलीय जंतु होते हैं तो वो मरना शुरू होते हैं। अब वो मछलियां लीजिए मर गई, मछलियां मर गई, वो सड़ जाएंगी और जीव मरेंगे उसकी वजह से,
तालाब में गंदगी फैलेगी, है ना। तो ये वाटर ब्लूम का निर्माण करते हैं, पहला चीज है। दूसरा है इनकी वजह से जब कभी नमी, कपड़े आप देखते होंगे, कभी कभी आप देखा होगा शायद, ज्यादा लंबे समय तक नमी में रख देते हैं तो उससे क्या होता है, कपड़ों के ऊपर भी काई या फिर थोड़े दाग धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं ना, तो वो भी इन्हीं की वजह से होता है, साइनोबैक्टीरिया की वजह से, है ना। तो ये कुछ नुकसान हो गए, ये कुछ फायदे हो गए साइनोबैक्टीरिया से। तो अगर हम अभी रिवीजन करें या फिर हम इसको एक लाइन में सम अप करें, ठीक है, कि क्या साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकीय पादप होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, ठीक है। इनमें अलैंगिक और कायिक जनन पाया जाता है, लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इनके महत्व, अगर देखिए महत्व से पहले अगर हम इनके प्राकृतिक एवं आवास देखें तो ये जल में भी पाए जाते हैं, स्थल में भी पाए जाते हैं, बर्फ पर भी पाए जाते हैं, कुछ गर्म झरनों पर भी पाए जाते हैं, ठीक है। अगर अब उसके बाद हम आर्थिक महत्व की बात करें तो ये ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, मतलब प्राथमिक आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। भोजन के रूप में भी यूज करते हैं, हमने स्पाइरुलिना का नाम बताया। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया, नाश्ता के बिना चारे के रूप में भी इनका यूज करते हैं कुछ जलीय जंतु जैसे मछली, घोंगा, है ना। कुछ नुकसान भी, हमने वाटर ब्लूम और कपड़े पर पड़ने वाले दाग धब्बों के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों अब हमने इस वीडियो में साइनोबैक्टीरिया पूरा पूरा पढ़ रखा है, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया है, पढ़ाई समझ में आई है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।